आज की हमारी कहानी का शीर्षक है पनडुब्बा। सुनने में मजेदार लग रहा है ना? लेकिन मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा। आप सभी कहानियां सुनते हो, सभी वीडियोस देखते हो, लेकिन आप लाइक नहीं करते। पता नहीं क्यों। अगर आपको वीडियो अच्छी भी लगती है लेकिन आपकी उंगली में एक ऐसा प्रेत आ जाता है जो आपको लाइक करने नहीं देता, उस प्रेत को हावी मत होने दीजिए। लाइक जरूर कीजिए। और कुछ पर ऐसी चुड़ैल का वास हो जाता है कि वो हमारी सभी वीडियोस को देखते हैं, अच्छी लगती है, लेकिन वो चुड़ैल के वास होने के कारण हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो वो भी अपनी उस चुड़ैल के वास से बाहर आ जाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी काली शक्तियों से दूर रहने के लिए आपको ये सब करना ही होगा। क्या आप इतने शक्तिशाली हैं? तो जल्दी से लाइक करो, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। तो अब वीडियो की तरफ बढ़े। पनडुब्बा एक ऐसा खौफनाक प्रेत जो पानी में रहता है, और उसकी कहानी यकीन कीजिए आपको भी अंदर तक डरा देगी। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। उन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन ये कहानी उन्हें उनके दादाजी ने सुनाई थी, और उन्होंने अपने दादाजी का नाम ज़रूर बताया है। ये बात कोई 50 से 60 साल पुरानी होगी। बहुत पहले बिहार के एक गांव में उनके दादाजी रहा करते थे, जिनका नाम है सुजीव। और उनके दादाजी अब भी जिंदा हैं, और वो अब भी इस बात को कहते हैं कि ये एक सच्ची घटना है जो उनके साथ बीती थी। तो सुजीव बहुत समय पहले एक गांव में रहा करता था, और वहां पर वो स्कूल में भी पढ़ा करता था। घर आकर उन्होंने कुछ भैंसें गाय रखी हुई थी, उसका एक बाड़ा बनाया हुआ था, और वहां उसको संभालने का काम था सुजीव का होता था। जो सुजीव के पिता थे वो और काम किया करते थे, जैसे घर में फसल उगाना, कोई ऐसी चीज़ लेकर आना, वो सब काम उसके थे। और जो सुजीव था उसको सिर्फ गाय भैंस चराना, उसको खाना खिलाना, जो घास फूस है काट कर लेकर आना, ये सुजीव का काम होता था। पढ़ने के साथ साथ वो ये भी किया करता था। अब सुजीव जिस स्कूल में पढ़ा करता था उसे पढ़ना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, वो ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान देता नहीं था। लेकिन स्कूल जाने का एक फ़ायदा होता था, वहाँ जितने दोस्त थे ना उनसे मिलने का मौका मिल जाता था। वरना अगर वो घर में रहता तो गाय भैंस का काम ही उसे करना पड़ता। और उसके पिता कहा करते थे, तो तुम्हें अगर पढ़ना नहीं है तो यहाँ गाय भैंस चराना शुरू कर दो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसी चीज़ से सुजीव डरता था और वो स्कूल चला जाया करता था। वहाँ भी डांट पड़ती थी, दिमाग कम चलता था पढ़ाई में, फिर भी चलो गाय भैंस चराने से तो अच्छा था कि वहाँ अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती भी कर लिया करता था। अब वहाँ पर एक लड़की भी थी, मधु, वो भी इसी गाँव की थी, और मधु और सुजीव की बहुत अच्छी बना करती थी। स्कूल में जो काम होता मिल बांट कर दिया करते। अब जो सुजीव था वो खाना लेकर स्कूल में नहीं जाता था, उसे अपनी माँ के हाथ का बना खाना अच्छा ही नहीं लगता था। उसे बाकी जो दोस्त थे ना, वो कुछ फल लेकर आए होते, अमरूद लेकर आए होते, वो कोई सब्जी लेकर आए होते, उसे वो अच्छी लगती, तो वो दोस्तों के साथ खाना पसंद करता था। उसे बाकियों का खाना ज़्यादा पसंद आता था, इसीलिए वो बाकियों का खाना खाता रहता। शुरू में कई दोस्त उसके साथ शेयर किया करते थे कि आजा मेरे साथ खाना खा ले। बाद में सब समझने लगे, भाई ये तो अपना खाना खिलाता ही नहीं, हमारे पास आता है, हमारा खाना भी खा जाता है। और भुक्खड़ सुजीव इतना था कि भाई 10-10 पराठे, 10-10 रोटियां अकेले ही खा जाया करता था। तो बाकी दोस्तों के साथ उसकी थोड़ी दूरी बनने लगी, सिर्फ खाने के वक्त वो बहाना लगाते कि हम उस पेड़ के नीचे खाएंगे। तो सुजीव कहता मैं साथ चलता हूँ, वो कहते नहीं हम अकेले खाएंगे, हमें ये खास बताया गया है, घर वालों ने पूजा पाठ घर में किया था, ये खाना सिर्फ तुम्हें खाना है। ऐसे सभी दोस्त बहाना लगाने लगे। जो मधु थी उसके साथ पढ़ती थी, उसके गांव में रहती थी, उसने कभी मना नहीं किया। और जो स्कूल में सबसे अच्छा उसे खाना लगता भी था वो मधु का लगता था। और मधु खूबसूरत भी थी, उसे बात करना उसे अच्छा भी लगता था। तो मधु हर बार ज़्यादा रोटियां लेकर आती ताकि उसका जो दोस्त है वो भी खा पाए। वो हमेशा मधु के साथ बैठता, खाना खाता, और जब वो स्कूल से वापस आते तो मधु हमेशा सुजीव के साथ होती ताकि घर तक वो आ पाते। उसके बाद तो उनका मिलना बिल्कुल नहीं होता। सुजीव लग जाता फिर गाय भैंस को चराने के लिए, वो घास को काटने में, ये काम करने में, और जो मधु थी वो घर के काम करने लगती। अब इस तरह से जो सजीव था काफ़ी ज़्यादा खुश था। एक दिन ये खबर आई कि जो मधु है वो मर चुकी है। ये खबर गांव में अचानक ही फैल गई, और जो सुजीव था वो भी हैरान हो गया, आखिर उसके साथ क्या हो गया। वो तो अब
स्कूल भी नहीं जाती थी, कुछ दिनों के लिए छुट्टी थी और वो घर पर काम करना चाहती थी। तो ऐसा कैसे हो गया? क्या ये झूठी खबर है? जब उसे पता चला कि ये सच्ची खबर है तो उसका जैसे दिल टूट गया। भले ही वो उसको प्यार नहीं करता था, लेकिन उसे पसंद काफ़ी ज़्यादा करता था, उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, और उसकी मौत ऐसे कैसे हो गई? उसे पता लगा कि वो तालाब जहाँ ज़्यादातर औरतें, महिलाएं, लड़कियां नहाने के लिए जाया करती थी, उस तरफ कुछ पेड़ लगे हुए थे, तो वहाँ मर्दों का जाना बिल्कुल वर्जित था। उस तरफ मर्द नहीं जाते थे, मर्द दूसरे तालाब में कहीं जाते थे, औरतें वहाँ कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए। और जो मधु थी सुबह सुबह नहाने के लिए उस तालाब में जाया करती थी। और उस तालाब में क्या हुआ कि उसका पाँव उस तालाब में नीचे कहीं फंस गया और वो बाहर निकल नहीं पाई, और सांस घुटने के कारण उसकी मौत हो गई। कुछ जो उसकी सहेलियां थी वहां मौजूद थी, वो दूसरी तरफ नहा रही थी, कुछ कपड़े धो रही थी, उन्हें पता ही नहीं लगा। जो मधु थी वो अच्छी तैराक थी, वो अच्छे से तैर लिया करती थी, पानी में डुबकी लगाती थी, कुछ समय बाद बाहर निकला करती थी। तो उन्हें समझ में ही नहीं आया कि कब मधु ऐसी हालात में पहुंच गई। काफ़ी समय वो बातें करती रही, फिर वो मधु से बात करना चाहती थी। उन्हें लगा मधु नीचे डुबकी लगाने के लिए गई होगी, कुछ समय वो निकली नहीं तो वो घबराने लगी। अब उन्हें ये तक पता नहीं था कि मधु कहाँ पर है। फिर उन्हें लगा कि मधु कहीं बीच में डूब तो नहीं गई। उन्होंने छलांग लगाई देखने के लिए, तो 5-7 मिनट ऐसे लग गए। उसके बाद उन्होंने मधु को किसी तरह ढूंढा, समय बर्बाद हो गया था काफ़ी कि कहाँ पर है, ढूंढ नहीं पाए। फिर मधु जो थी वो नीचे फंसी हुई थी, कहीं कोई लकड़ी वगैरह थी जिसमें उसका पाँव फंस गया, वो ऊपर आ नहीं पाई। तो उसकी सहेलियों ने किसी तरह उसे निकाला, जब तक उसकी सांस कट चुकी थी और उसके पेट से पानी निकाला गया, मुंह से पानी निकाला गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। तो इस तरह मधु की मौत हो गई थी। जब ये बात का पता अब सजीव को लगा तो उसे बहुत ज़्यादा दुख लगा कि अब मधु के साथ इतना बुरा क्यों हुआ। इतनी अच्छी तो लड़की थी, आखिर भगवान अच्छों के साथ ऐसा क्यों करते हैं। कुछ समय वो सदमा उसको बढ़ता जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो जैसे मधु को भूलने लगा। फिर स्कूल में जाता, अब उसे खाना खाना स्कूल में बिल्कुल पसंद नहीं था। ये वो चीज़ थी जो मधु के साथ उसे करना पसंद थी कि मधु जो खाना लेकर आती थी, जो रोटियां लेकर आती थी, वो खाता था। अब बाकी दोस्त उसको कहते कि बेचारी मधु तो मर चुकी है, तू मेरा खाना खा ले। तो जो सजीव था उसने अब स्कूल में खाना खाना ही बंद कर दिया। वो अब घर आता और घर में ही खाना खाता। इसके बाद अब वहाँ मधु की मौत हो गई उस तालाब में डूबने के कारण। तो उस तालाब का इस्तेमाल भी लोगों ने बंद कर दिया। जो महिलाएं थी ना, वो अब एक और तालाब थे, वहाँ कई तालाब बने हुए थे, तो एक और तालाब था जो आगे की तरफ था। तो सब गांव वालों ने ऐसे कहा कि अब महिलाएं उस तालाब में नहीं जाएंगी, वहाँ तो एक लड़की की मौत हो गई। और कहते हैं जहाँ मौत हो जाए ना, वहाँ मनहूसियत बहुत ज़्यादा फैल जाती है और इस कारण आगे भी ऐसा कोई हादसा हो सकता है। तो कोई औरत, महिला, बच्चा अब उस तरफ नहीं जाएगा। तो जो औरतें थी वो आगे वाले तालाब में जाने लगी और वो जो तालाब था धीरे धीरे जैसे खाली पड़ने लगा। अब लोगों का वहाँ आना जाना बिल्कुल बंद हो गया। ना तो वहाँ पर मर्द आते थे, ना औरतें आती थी। गांव वालों ने ऐसे ठान लिया था वहाँ कोई नहीं जाएगा। तो वो जो तालाब था पूरी तरह से वीरान सा फिर गया। और इतने में 1-2 महीने बीत चुके थे। जो सजीव था पहले उसे लग रहा था कि वो मधु को भूल चुका है, लेकिन ये एक ऐसा दर्द था जो समय के साथ जैसे बढ़ रहा था। हर चीज़ में उसे मधु याद आती, वो अकेला अकेला सा फिरने लगा और उसकी आदत ये बन गई कि वो बाकियों से थोड़ा दूर रहता। शुरू में उसे दुख लग रहा था, इसलिए लोगों के पास नहीं जाता, कोई मजाक बनाया करता। स्कूल में भी उसको मजाक बनाते थे कि मधु तुझसे दूर हो गई, तेरी शादी तो मधु से होने वाली थी, अब मधु तो इस दुनिया में रही नहीं, अब तेरे साथ कोई लड़की शादी नहीं करेगी। तो ऐसी बातों से बचने के लिए वो बाकियों से थोड़ा दूर होने लगा था। इस तरह से उसने आदत ही बना ली, वो किसी से बात नहीं करता, बिल्कुल दूर दूर रहता। गाय भैंस चराता। अब गाय भैंस को चराने के लिए उसे लगा कि मैं अब गाय भैंस को पानी पिलाने के लिए ना काफ़ी दूर लेकर जाता हूँ। जो गाय भैंस को पानी पिलाने वाला होता था ना, वो काफ़ी दूर होता था। इन तालाबों में गाय भैंस को नहलाने के लिए, पानी पिलाने के लिए बिल्कुल नहीं ले जाया जाता था। यहाँ पर जो गांव वाले थे वो पानी भी पीते थे, कपड़े धोते थे, नहाते थे। तो यहाँ गाय भैंस जानवरों को ले जाना बिल्कुल वर्जित था। अब इस तालाब का इस्तेमाल बंद कर दिया गया था। तो जो सजीव था उसे लगा कि मैं अब गाय भैंस को वहाँ ले जा सकता हूँ ना, पहले नहलाऊंगा नहीं, पानी पीने के लिए तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कितनी दूर जाना पड़ता है। मैं जो 2 गाय भैंस हैं उसके 2, तो उन्हें लेकर जाऊँगा, वहाँ पानी पियेंगे और वापस ले आऊँगा। फिर नहलाने वाला काम तो घर में चलो हो ही जाता है। तो उस शाम लगभग 6 बजे वो अपनी 2 भैंसें थी ना, उनकी जो रस्सियां गले में बांधी थी उन्हें पकड़कर बड़े आराम से उस तरफ ले गया। अब ये जो तालाब था ये गांव के बाहर था, तो वो अपनी जो भैंस थी उन्हें आराम से ले जाता गया। ये भैंस भी उसकी जैसे बात माना करती थी, जितनी वो रस्सी खींचता ना वो उतनी ही चलती, जब रुकने को कहता वो रुकती है। ऐसा नहीं कि आगे भागो, पीछे पकड़ने की कोशिश उसे नहीं करनी पड़ती थी।
यहाँ लेकर गया। अब उसने एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ था, उसके साथ दोनों की रस्सियां बांध दी। अब उनके सर पानी के बिल्कुल नज़दीक थे, यानी वो पानी पी सकती थी दोनों भैंसें, लेकिन अगर वो कोशिश करती ना नहाने की तो वो रस्सी खिंच जाती और वो नहा नहीं पाती। तो उसे लगा पानी पीने के लिए यहाँ छोड़ दिया है, मैं कहीं पास में बैठता हूँ यार, अब मैं यहाँ देखूंगा थोड़े ना ये पानी पिएंगी। ये भैंसें कई बार जिद करने लगती हैं, घंटा लगा देती हैं पानी पीने में। तो वो एक पेड़ के पास बैठ गया। अब वहाँ बैठा था, जो भैंसें एक तरफ थोड़ा पानी पी रही, तो वो सोचने लगा। फिर उसका दिमाग चलने लगा कि ये वो तालाब है। पहले वो यहाँ आया ही नहीं था, महिलाएं होने के कारण, क्योंकि वर्जित था, कोई मर्द यहाँ नहीं आ सकता था। पहले कोई दोपहर के वक्त, शाम के वक्त भी महिलाएं, लड़कियां यहाँ नहाने के लिए आ जाती थी, तो यहाँ मर्द बिल्कुल नहीं आ सकते थे। अगर यहाँ कोई मर्द आता था ना तो उसकी बहुत पिटाई होती थी। अब सबको आदत ही पड़ गई थी कि इस तरफ जाना ही नहीं है, तो उन्होंने आदत बनाई थी। अब आया, अब उसे लगा कि यार यहाँ पर तो मधु की मौत हुई थी, पहले तो मैं आ ही नहीं पाया। फिर यहाँ थोड़ा सा वो उदास होने लगा, सोचने लगा, उस घटना को याद किए जा रहा कि कह रहे थे कि एक कोने में ना मधु का पाँव फंस गया था, वहीं पर वो बैठा हुआ काफ़ी समय ऐसे बैठा रहा। फिर सामने उसे एक पेड़ के पास ना एक लड़की नजर आई। अब उस लड़की के कपड़े सब भीगे हुए थे, उसके जो पैर थे ना वो पानी में थे, बाकी धड़ एक तरफ ऊपर बैठी हुई दूसरी तरफ देख रही। तो जब उस पर नज़र पड़ी सजीव की तो वो एकदम से घबरा गया। अब उसका जैसे रंग उतर गया, क्योंकि वो इस चीज़ से डर गया कि भाई बताया तो ये गया है कि यहाँ महिलाएं, लड़कियाँ नहाने के लिए नहीं आती, ये तो भाई नहाने के लिए आई है। अगर गलती से गाँव में किसी को पता लग गया कि मैं उस तालाब में गया हूँ जहाँ एक लड़की नहा रही थी, तो बातें गलत बनाएंगे सब, और सब गलत बातें बनाएंगे तो मैं बहुत बुरा फंस सकता हूँ। फिर वो ये भी सोच रहा था, यार कहा तो गया है कि यहाँ कोई लड़की नहीं जाएगी, और ख़ास तौर पर ये सख्ती दिखाई गई है कि जिनके भी परिवार वाले वो लड़की इस तरफ गई तो उन्हें काफ़ी खरी खोटी सुनाई जाएगी और डांटा जाएगा, और जो पंचायत होगी ना उन पर कोई एक्शन लिया जा सकता है, तो कोई लड़की इस तरफ आने नहीं देनी है। तो उसे ये भी लगा, यार ये यहाँ क्यों आई है, बिल्कुल रोका तो गया है। तो पहले वो डरा भी हुआ था, घबराया भी हुआ था, थोड़ी चिंता में भी था। तो यहाँ से उसने आवाज़ लगाई, देखिए इस तालाब में कोई नहीं नहाता, इस गांव में खास तौर पर कहा गया है कि इस तालाब में नहीं नहाना है, अगर किसी को पता चला तो आपके लिए परेशानी हो सकती है। तो वो आवाज़ लगाकर कहता रहा कि आप यहाँ से जा सकती हैं। इसके बाद उसने देखा कि वो जो लड़की थी ना जल्दी से जैसे बाहर से खिसकी और पानी के बीच चली गई। अब वहाँ हैरान परेशान सुजीव देखे जा रहा कि वो लड़की तो पानी में चली गई, मेरी बात तो वो समझी नहीं, मैं कह रहा था यहाँ से बाहर निकलो और वो तो पानी में चली गई। हो सकता है उसने कपड़े कम पहने हो और वो एकदम से शर्मा गई कि मैं नहा रही हूँ और एक लड़का आ गया, तो वो तो डर गई, तो वो पानी में चली गई। अब वो वहाँ इंतज़ार कर रहा था कि वो सर निकालेगी, फिर कुछ बात करूँगा ना, मैं उसे देखूंगा नहीं, मैं नज़रें दूसरी तरफ घुमा लूँगा, ठीक है ना, उससे बात करूँगा और कह दूंगा कि यहाँ ये बात है इसलिए नहीं नहाने दिया जाता। अगर मैं गांव में किसी को बताऊंगा तो बेचारी पता नहीं किसी और गांव से आई हो, यहाँ पर पहले भी यहाँ नहाने के लिए आई हो, इसे किसी ने बताया ही नहीं कि यहाँ नहाना नहीं है, तो उसे किसी परेशानी में भी पड़ने नहीं दूंगा। अब उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं ताकि उसकी इज्जत को कोई जैसे हानि पहुंचे, तो मैं दूसरी तरफ देखकर बात करूंगा। पहले तो वो देख रहा कि पानी में कहाँ है। 5-7 मिनट वो पानी के अंदर तो गई थी, पानी से बाहर ही नहीं निकली। सजीव देखे जा रहा, भाई ये क्या, लड़की तो पानी में चली गई। अब फिर उसे लगा कहीं उसका पाँव तो नहीं फंस गया। फिर वो थोड़ा सा घबराया, फिर वो घबराता रहा, कुछ कर नहीं पा रहा था, उसे तैरना वैरना तो आता नहीं था। वो ऐसे तालाब में जाकर ना नहाता तो था लेकिन एक किनारे में, बाकी जैसे तैरा करते थे वो तैरता नहीं था। उसके पिता ने मना किया था वहाँ डुबकियाँ नहीं लगानी है, तो वो ज़्यादा नहाता ही नहीं था तालाब में। अब लड़की इतने समय पानी के अंदर, वो कर कुछ नहीं सकता था। उसने इंतज़ार किया 15 मिनट, लड़की बाहर नहीं निकली, वो घबरा गया। अब उसे लगा भाई जो भी यहाँ आई होगी गांव में, अब बात फैल जाएगी, अब मैं इस पचड़े में फंसना नहीं चाहता। किसी को अगर जाकर मैंने कहा ना मैंने लड़की देखी थी, नहा रही थी, पानी में गई, फिर डूब गई, मधु की तरह उसकी मौत हो गई, फिर लड़की की लाश निकाली जाएगी, बाकी बात तो ठीक है, लेकिन मैं बहुत बुरा फंसूंगा। वो कहेंगे तू लड़की से मिलने के लिए गया था और बिना कपड़ों की लड़की नहा रही होगी या कम कपड़ों में नहा रही होगी, तू उसे झांकने के लिए गया होगा। तो इस पचड़े में फंसना नहीं चाहता था। तो सुजीव ने क्या किया, भैंसों को खोला, जल्दी से लेकर गांव में चला गया। अगले 2 दिनों तक सजीव बहुत डरता रहा कि गांव में बात फैलेगी, कोई लड़की है नहीं, वो वहाँ से गायब है, भाई कहाँ है। फिर मैं तो बताऊंगा नहीं कि मैं तो ये घटना में था ही नहीं, कह दूंगा।
2 दिनों तक गांव में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उसने जानबूझकर अपनी दादी से पूछा, बहाने लगाए कि वहाँ कोई लड़की नहीं जाती उस तालाब में। अब कोई ना कोई तो जाती होगी ना, कोई बाहर से अगर आ जाए कोई लड़की किसी और गांव से, ऐसा सब कुछ करके देख लिया। कोई ऐसी लड़की नहीं थी जो उस गांव में गई। कोई आसपास की कोई लड़की की ऐसी बात नहीं थी, किसी गांव में कोई लड़की गायब हो गई हो, ऐसे मर गई हो, किसी को पता ही नहीं। तो उसे लगा भाई ये क्या हो सकता है, वो लड़की पानी में गई, कहीं और से निकल गई, मैं देखता ही रह गया। ये तो मुझे बेवकूफ़ बना दिया, और मैं देख भी नहीं पाया कौन सी लड़की थी। चलो ये तो अच्छा है कि कुछ गड़बड़ नहीं हुई। अब मैं भैंस को वहाँ पर ले जा सकता हूँ पानी पिलाने के लिए। अब मैंने दादी से पूछ लिया, पड़ोसियों से पूछ लिया, अब जो लड़कियां थी आस पड़ोस में कुछ उनसे भी बात कर ली कि वो तालाब में क्या कोई नहीं जाता अब वहाँ गाय भैंस को पानी पिलाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम तो नहीं जाती, उस तरफ मना किया गया है, हम नहीं जाती, हम वो आगे वाली तालाब में जाती हैं, वहाँ मर्द नहीं आ सकते, उस तरफ मत आना वरना बहुत पिटोगे। उसने कहा मैं उस तरफ क्यों आऊँगा जहाँ लड़कियाँ नहा रही होंगी, मैं नहीं जाता वहाँ पर, मैं शरीफ हूँ। अब इस तरह उस दिन भी शाम को 6 बजे वो दोबारा अपनी भैंसों को पानी पिलाने के लिए उसी तालाब में गया। अब वहाँ उसी पेड़ से बांधा एक तरफ बैठ गया। फिर सोच रहा था भाई उस दिन क्या चालाक लड़की थी, बिल्कुल पानी में आराम से तैरती रही, बीच से निकल कर कब गायब हो गई पता ही नहीं चला। ना तो मैंने चेहरा देखा, और मैं अब उस तरफ मैंने अच्छे से देखा भी नहीं, पता नहीं कपड़े कैसे पहने थे कैसे नहीं, मुझे नहीं पता। वो काफ़ी शर्मा रहा था। अब वो सोचने लगा कि यहाँ आराम से मैं बैठा रहूँगा, इतनी दूर तो जाना पड़ता है, वहाँ से अच्छा तो यहाँ है ना, बिना टांगे दर्द करवाए बैठे रहो, जब पानी पीना होगा ये पी लेंगी, उसके बाद इन्हें लेकर घर चला जाऊँगा। कुछ समय बैठा था, एक तरफ उसने फिर से देखा, अचानक ही जैसे पानी से कोई निकल आया हो। अब वही लड़की थी, पैर पानी में ही थे, बाकी बाहर की तरफ निकली हुई, लंबे से बाल और एक दूसरी तरफ देख रही। अब जो सुजीव था वो एकदम से फिर से घबरा गया, भाई नहा रही है, फिर से नहा रही है, अब मैं यार फिर से फंसूंगा, भाई क्या गड़बड़ है यार, पानी पिलाना मुश्किल किया है, यहाँ तो लड़कियाँ नहीं सकती। उसने आवाज़ लगाई, देखिए आप यहाँ नहा नहीं सकती, यहाँ पर नहाना बैन किया गया है, बंद है, यहाँ नहीं नहाया जा सकता। अब उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। अब जो सुजीव था थोड़ा गुस्सा करने लगा, यार ये तो मानने वाली नहीं, ये खुद फंसेगी मुझे भी फंसाएगी। अब ये कोई अगर यहाँ पर आ गया, किसी ने देखा ये नहा रही है, मुझे भी देख लिया, तो गड़बड़ तो ये होगी ना कि ये इसे नहलाने के लिए यहाँ लेकर आया है, इनका कोई चक्कर है, भाई पकड़ के शादी ना करवा दे, पता नहीं शक्ल कैसी है, कैसी होगी मुझे तो पता तक नहीं। उसने अब नजरें ही दूसरी तरफ रखी कि मैं इसे नहाते हुए देख ही नहीं रहा। अब 2-3 बार उसने आवाज़ लगाई, वो लड़की कोई जवाब नहीं दे रही, अब वहीं पर बैठी हुई। फिर उसे लगा कि मैं करीब जाकर उससे बात करता हूँ, लेकिन ध्यान रखूँगा, देखना नहीं है उस तरफ, भाई गड़बड़ हो जाएगी अगर मैंने ऐसे गीले कपड़ों में उसे देखा। तो जो सजीव था थोड़ा चलकर करीब गया, अब कहने लगा तुम यहाँ नहीं नहा सकती, देखो समझने की कोशिश करो, यहाँ मत नहाना, अगर किसी ने देखा पकड़ी जाओगी, पिटोगी अलग से, बदनामी होगी वो अलग से, मेरे साथ किसी ने देख लिया तुम भी बदनाम होगी, मैं भी बदनाम हो जाऊँगा, तुम्हारी शादी नहीं होगी, मुझसे भी कोई शादी करने वाली लड़की नहीं मिलेगी, सब कहेंगे लफंगा है ये तो लड़कियों को नहाते हुए देखने के लिए जाता है। तो उसे काफ़ी ज़्यादा शर्म भी आ रही, वो पूछे जा रहा, वो लड़की कोई जवाब नहीं दे रही। जैसे ही उस लड़की ने इस तरफ देखा बिना बात किए, वो मधु का चेहरा था। फिर वो पानी में चली गई और जो सुजीव था वो सन्न हो गया, वो घबरा गया और वो वहाँ से भागा। भैंस उसने खोली और भागकर गांव आ गया। अब इसके बाद उसका दिमाग काम नहीं कर रहा कि मैं किससे बात करूं, जवाब मांगूं तो क्या मांगूं। अगर किसी को कहा कि मैंने मधु देखी है तो वो कहेंगे वो तो मर चुकी है, तुम तो पागल हो गए हो। अगर पूरी बात बताए कि वहाँ नहा रही थी लड़की की शक्ल बिल्कुल मधु जैसी है, फिर पकड़ कर पीटेंगे, लड़की को नहाते हुए देखा तो करीब क्यों गया, अब लड़की वहाँ क्यों नहा रही थी, तेरा कोई चक्कर है, ये है वो है, कहानियाँ बनेंगी, भाई फंसूंगा बहुत बुरा। तो वो ऐसे पशुपेश में फंसा हुआ था, किसी से बात ही नहीं कर पाया। उसके बाद 2 दिन फिर से उसने हिम्मत नहीं की उस तरफ जाने की। फिर उसके मन में हुआ कि यार वहाँ भैंसों को पानी पिलाना बड़ा आसान होता है, अब दूर कहाँ लेकर जाऊँ, वहीं पर जाऊँगा। 2 दिनों में दादी से बात की, किसी से बात की कि जो मर जाते हैं क्या सच में यहाँ से दूर चले जाते हैं, क्या भूत है होते हैं, क्या ऐसा तो नहीं मधु तुमने देखा था, दादी तुमने देखा था मधु मरी थी, ऐसा तो नहीं यहाँ से भाग गई कहीं और चली गई हो और वैसे ही कहते रहते मधु तो डूब कर मर गई। अब उसकी दादी ने कहा मैंने देखी, मैंने उसकी लाश को देखा। अब उसने कपड़े कम पहने थे तो किसी को देखने नहीं दिया, मर्दों ने नहीं देखा, सिर्फ परिवार वाले थे मर्द, उन्होंने देखा, बाकी किसी मर्द को किसी बच्चे को देखने नहीं दिया। और तुम तो बच्चे हो, तुम्हें थोड़े ना देखने देंगे। इस तरह से दादी से पूछ लिया, अब पता लग गया मधु तो मरी है। तो वो बिल्कुल मधु जैसी कौन है,
पूछा कि मधु की कोई बहन थी, कोई चचेरी बहन, ममेरी बहन? वो भी नहीं थी। तो मधु जैसी दिखने वाली पानी में क्या कर रही थी, उसे समझ में नहीं आया। तो 2 दिन बाद फिर से शाम के वक्त वो पानी पिलाने के लिए अपनी भैंसों को उसी तालाब में लेकर गया, उसी पेड़ से बांधा, उधर ही बैठ गया। अब देख रहा उधर, भाई वो लड़की क्या थी, क्या चीज है ये, पानी से निकली, क्या मधु जैसी है? कैसे मधु जैसी है? यहाँ क्यों नहाती है? छिपकर नहाती होगी, यकीनन वो किसी और जगह की होगी, वो बाकियों से बचती होगी, जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ नहाने में बहुत आसानी है, पकड़े ही नहीं जा सकते। अब सुजीव फिर से वहाँ बैठा इंतजार कर रहा कि वो लड़की कब नहाने के लिए आएगी। काफी समय वो इंतजार करता रहा। आधे घंटे बाद अब नजरें उस तरफ थी तो उसने खुद देखा, आधे घंटे बाद पानी से निकली वो लड़की बाहर बैठ गई। अब वो बहुत ज्यादा जैसे हैरान हो गया। मैं आधे घंटे से देख रहा हूँ पूरे तालाब की तरफ, कोई लड़की अगर छलांग लगाएगी, धीरे से घुसेगी पानी में, निकलेगी, पता चल जाएगा ना। आधे घंटे पानी में कोई सांस नहीं रोक सकता कि नीचे बैठी हो, देख रही हो मैं अब निकलूंगी, अब निकलूंगी। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? पानी से कैसे निकली बिना सांस लिए? ये तो मर जाएगी ना। अब मधु भी तो ऐसे ही मरी है। तो उसकी समझ में ही कुछ नहीं आ रहा। फिर वो चलकर उस तरफ गया। अब नजरें इधर कर रहा, कभी उधर कर रहा ताकि गिर भी ना जाए, देखना भी पड़ रहा। फिर उसे था कि गीले कपड़े हैं भाई, कुछ कहे ना लड़की, अब करीब तो जाना पड़ेगा। फिर वो थोड़ा इस तरफ सर ऊपर की तरफ करके ना, ऐसा बिना देखते हुए आगे की तरफ बढ़ता बढ़ता उसके करीब गया और कहने लगा, देखो तुम जहां की भी हो, तुम यहाँ नहा नहीं सकती, और तुम्हारी शक्ल मधु जैसी है। क्या तुम उसकी कोई चचेरी बहन हो? क्या तुमने वो कहानी नहीं सुनी, यहाँ डूबकर मर चुकी है मधु, यहाँ नीचे घास है, कुछ लकड़ियाँ वगैरह हैं, पाँव फंस जाते हैं, तो यहाँ नहाना बिल्कुल बंद कर दिया है, कोई नहीं यहाँ पर नहाता। मैं खुद भैंसों को पानी पिलाने के लिए लेकर आया हूँ, और भैंसों तक को मैंने नहीं छोड़ा कि भैंसें नहा ले, मुझे डर है भैंस ना मर जाए। तुम तो लड़की हो, तुम क्यों नहा रही हो? तो उसने ऐसे कहा। अब उसे लड़की ने जवाब दिया, मैं कितनी बार डूबूंगी? जब उसने ये कहा, ये आवाज़ भी पहचान ली अब सुजीव ने, ये मधु की आवाज़ थी। अब ये आवाज़ उसने सुनी तो नज़रें नीचे, चेहरे की तरफ पूरा ध्यान, ये मधु ही थी, मधु की आवाज़, और वो कह रही, कितनी बार डूबूंगी? अब सुजीव थोड़ा डर भी रहा था, लेकिन मधु जिसकी उसे इतनी ज़्यादा याद आती थी, ये आवाज़ सुनकर उसको खुशी भी हो रही। तो वो कह रहा, कितनी बार डूबूंगी क्या? पहले यहाँ एक लड़की की मौत हो चुकी है, तुम हो कौन? तुम्हें डर नहीं लगता? उसने कहा कि मुझे क्यों डर लगेगा, यहाँ मैं एक बार ही तो मर सकती हूँ, मर चुकी हूँ, बार बार थोड़े ना मरूंगी। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता लड़कियों के तालाब में लड़के नहीं आ सकते। सुजीव घबरा गया। अब सुजीव को दोनों बातों से डर लग रहा था कि मैं ये मरने की बात कर रही है, यानी कि ये मरी हुई है, और लड़कियों के तालाब में नहीं आना, क्या मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था? तो उसने कहा, तुम कौन हो कौन तुम? उसने कहा, मैं मधु। चेहरा नहीं पहचाना? भूल गए अपने दोस्त को? ये बात सुनकर अब सुजीव और ज़्यादा डरता जा रहा कि ये तो बिल्कुल मधु जैसी, और कह भी रही है मैं मधु हूँ, और ये भी कह रही है मैं यहाँ मर चुकी हूँ, एक बार ही मरूंगी, बार बार थोड़े ना मरूंगी। सुजीव ने कहा, नहीं, पागल मत बनाओ, तो मधु नहीं हो सकती, मधु तो मर चुकी है। उसने कहा, मैं ही तो मधु हूँ, अब यहाँ मर चुकी हूँ तो हमेशा के लिए यहाँ कैद हो चुकी हूँ, अब यहाँ मैं तुम्हें नजर आ रही हूँ, तो तुम किसी को बताना मत। अगर किसी को बताया तो सब सोचेंगे लड़की को नहाते हुए देख रहे थे। ये बात से उसे भी थोड़ी सी शर्म आई, लेकिन वो कहने लगा, लेकिन तुम तो मर चुकी हो, तुम जिंदा कैसे हो गई? उसने कहा, मैं मर ही चुकी हूँ, जिंदा नहीं हुई हूँ, मैं एक प्रेत बनी हूँ जो तुम्हें नजर आ रही हूँ। ये बात सुनकर सुजीव डर भी रहा था, लेकिन उसका मन नहीं कर रहा था वहां से दूर जाने में। भले ही प्रेत थी, लेकिन मधु थी जिससे वो आखिरी बार मिल नहीं पाया, उससे बात नहीं कर पाया। उसे लगा उसका प्रेत है, मधु का प्रेत है जिसे मैं बात कर पा रहा हूँ, शायद मेरे लिए ही वो वापस आई हो। वहां पर वो बैठ गया। अब वो मधु से बातें करने लगा। मधु रुक रुक कर बात कर रही थी, जैसे हर चीज का जवाब नहीं दे पाती थी, शांत हो जाती थी, चुप हो जाती थी। वो ज्यादा बातूनी थी पहले, जब जिंदा थी बातें किया करती थी। अब कई सवाल दागने के बाद कुछ एक सवाल का वो जवाब दे देती, कुछ बात करती, फिर चुप हो जाती, उदास हो जाती। कुछ देर बाद की अब बात को बीच में ही छोड़कर मधु जैसे पानी में चली गई। अब उसके बाद बार बार आवाज लगाता रहा सुजीव कि कहाँ हो, वापस आओ, वापस आओ, कहाँ चली गई? वो पानी से थोड़ी सी बाहर निकली और कहने लगी, चले जाओ यहाँ से, किसी मुसीबत में मत फंस जाना, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। मुझसे बात करना चाहते हो तो यहाँ आ जाना, लेकिन किसी को साथ मत लाना, और अगर
मुझसे डर लग रहा है तो हमेशा के लिए चले जाओ, यहाँ बहुत खतरा है, मैं तो खुद डूबी थी, कहीं तुम पानी में मत चले आना। इसके बाद अगले दिन फिर से सुजीव किसी को बिना बताए वहां पहुंच गया। अब 7 बजे पहुंचा, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने वाला था। भैंसों को बांधा एक तरफ, जल्दी जल्दी इस तरफ आ गया। अब उसने देखा वहां पर पहले से मौजूद थी मधु की प्रेत आत्मा। अब वो कुछ देर उससे बातें करता रहा। उसके बाद मधु फिर से पानी में चली गई। अब मधु आधा पानी में रहकर बात किया करती, और जो सुजीव था उसको उसकी दोस्त मिल गई थी बात करने के लिए। वो काफ़ी दुख जाहिर करता कि तुम्हारी मौत हो गई, तुम तो मुझसे दूर हो गई, मेरा तो मन ही नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे कोई मेरा अपना नहीं है। मैंने दोपहर को खाना खाना छोड़ दिया, स्कूल में मैं खाना लेकर तो जाता नहीं, किसी का भी खाता नहीं, तुम्हारा खाना खाया करता था जो सबसे अच्छा था। इस तरह दूसरे दिन बातें की, फिर तीसरे, चौथे, 5वें दिन ऐसे बातें करता रहा। अब कोई 10-12 दिन हुए होंगे। अब वो मधु से काफ़ी समय बात करता। वो प्रेत आत्मा 15 से 20 मिनट उसे नजर आती, वहाँ बातें करती, पानी में चली जाती। अब सुजीव 13वें दिन लगभग 8 बजे अंधेरे में वहाँ पर आया। काम बहुत ज़्यादा था लेकिन उसका मन ही नहीं लग रहा था, वो कुछ बात करना चाहता था मधु से। अब वो 8 बजे आया। उसके जो पिता थे वो पूछ रहे थे कहाँ जा रहे हो। उसने कहा कि भैंसों को पानी पिलाना है। तो पिता ने कहा इतनी दूर जाकर आओगे? उसने कहा कि मैं जल्दी से पिलाकर ले आऊँगा। पिता पहले मना करते रहे, तो फिर उन्होंने कहा कि ये इसका काम है ना, अब देर से करना है, पहले करना है, ये इसकी मर्जी। वैसे भी 6 बजे जाता है, अब 8 बजे चला गया, कोई बात नहीं, 1 घंटा देर हो जाएगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं, भैंसें वैसे भी पानी पीने के लिए तरसी पड़ी हैं। तो वो लेकर गया। अब उसने वहीं पर जल्दी जल्दी वो जो रस्सी थी ना, वो रस्सी पेड़ से जल्दी जल्दी बांधी और भागता हुआ दूसरी तरफ गया। जैसे ही दूसरी तरफ गया, पानी से निकली मधु की वो प्रेत आत्मा। वो हमेशा पानी में, थोड़ी पानी में रहती, बाकी बाहर होती। अब जो सुजीव था उससे बातें करने लगा। अब जो सुजीव था शर्मा नहीं रहा था। अब जो उसके मधु के कपड़े थे ना, वो भी जैसे पारदर्शी से कपड़े थे, जैसे वो मरी थी, कम कपड़े थे, गीले थे। अब जो सुजीव था वो डर भी नहीं रहा था, शर्मा भी नहीं रहा था। वो वैसे भी मधु को पसंद करता था। और ये तो प्रेत आत्मा है, प्रेत आत्मा की कोई कामना थोड़े ना होती है। ये ऐसे शर्म थोड़े ना करेगी कि मेरी नज़रें किधर जा रही हैं, मैं तुम्हारी तरफ देख क्यों रहा हूँ, मैं कम कपड़े में हूँ, तुम देख क्यों रहे हो। वो ऐसी कोई कंप्लेंट करती ही नहीं थी। वो कुछ बातें करती थी। अब ये भी उसकी आंखों में देखता हुआ बातें किया करता। फिर कुछ बातें कर रहा था और उसने कहा कि तुम क्या वापस आ सकती हो? क्या तुम्हें वापस लाया जा सकता है? क्या तुम पानी से, जिस तरह से तुम पानी में मरी थी, क्या तुम्हें पानी से निकाल कर जिंदा किया जा सकता है? मैं चाहता हूँ कि तुम्हें जिंदा करूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुमसे बातें करना चाहता हूँ, कुछ समय मिलता है तुमसे बात करने का, क्या तुम मेरे साथ आ सकती हो? मधु ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि हम दोनों साथ हो जाएं। तो जो सुजीव था वो कहने लगा नामुमकिन तो नहीं, मुश्किल है ना, तो बताओ क्या मुश्किल है, मैं कोशिश करना चाहता हूँ, कोई ना कोई तरीका तो होगा ना, कोई बाबा तांत्रिक कोई ना कोई तुम्हें जिंदा कर दे। अब मधु पानी में चली गई, पानी से आधा निकलकर बाहर कहने लगी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मुझे यहाँ से निकालना होगा तुम्हें, अगर तुम मुझे यहाँ से निकालो तो मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ। तो सुजीव को लगा कि अब अगर ऐसा है तो मैं कोशिश करूँगा। अब वो पानी में थी और सुजीव को वो कहने लगी थोड़ा सा पानी में आना होगा, खींचकर मुझे बाहर ले जाओ। इसके बाद जो सुजीव था उसने क्या किया, वो थोड़ा सा पानी में गया, उसने हाथ आगे किया। अब जो मधु की प्रेत आत्मा थी उसने थोड़ा सा हाथ बाहर की तरफ निकाला और उसने सुजीव को पकड़ा, अंदर खींच लिया बहुत तेज़ी से, और सुजीव को खींचकर वो पानी के नीचे ले गई। सुजीव से तैरा नहीं जा रहा, सुजीव को कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा, बाहर निकला नहीं जा रहा, दम घुट रहा था, मुंह में पानी चला गया। वो कोशिश करता रहा लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा, हाथ मारता, थोड़े हाथ पानी के बाहर आते, बार बार पानी को उछालता, किसी तरह कुछ पकड़ कर मैं बाहर आ जाऊं, लेकिन कुछ भी वो कर नहीं पा रहा। ज़मीन में जैसे खिंचा जा रहा था, कुछ चीज़ हाथ में होती जिसे पकड़ कर वो बाहर आता। लगभग कोई 1 मिनट उसने कोशिश की, उसको लग रहा था वो मरने वाला है, अब ये प्रेत आत्मा उसे साथ लेकर जाएगी। जो उसने कहा था क्या हम एक हो सकते हैं, उसने कहा मुश्किल है, उसने जो मुश्किल कहा था वो ये मुश्किल है, अगर वो जिंदा नहीं हो सकती तो उसे तो मारा जा सकता है ना, वो उसे मारकर साथ ले जाती। लेकिन सुजीव के हाथ में जैसे रस्सी आ गई, वो जो भैंस थी उसने किसी तरह रस्सी छुड़ा ली और वो वहां पर आ गई थी, पता नहीं कैसे। जब किसी की मौत ना लिखी हो, कहते हैं भगवान किसी तरह मदद करते हैं, उसकी मदद के लिए भैंस वहां पर पहुंच गई थी।
उसने किसी तरह भैंस की रस्सी पकड़ी, खुद को खींचा पानी के बाहर। अब भैंस के ऊपर बैठकर किसी तरह पानी से बाहर निकला। भैंस अंदर थी, फिर भैंस को बाहर निकाला और सांस बड़ी मुश्किल से ली थी, जैसे आंखों के सामने अंधेरा आता जा रहा था। मुंह में पानी भरा था जो बड़ी मुश्किल से निकला। लगभग 15 से 20 मिनट उसने मौत का एहसास किया वहाँ ज़मीन पर लेटकर। ऐसा लग रहा था कि अब मरा, सांस नहीं आ रही, दम घुट रहा है, थोड़ी सांस आती, फेफड़ों में पानी भरा था, बड़ी मुश्किल से वो बच पाया। भैंसों को लेकर तब वापस गया था। घर जाकर उसने सब कुछ सच बता दिया। दादी को सच बताया, अपने पिता को सच बताया, दादाजी को सच बताया। सब घबरा गए और गांव में ये बात आग की तरह फैल गई। और उसकी दादी ने कहा था वो प्रेत आत्मा नहीं थे, पनडुब्बा थे। जब किसी की मौत इस तरह तालाब में, खाली तालाब में मौत उसकी डूबने के कारण हो जाए, कहते हैं वो पनडुब्बा का रूप धारण कर लेती है प्रेत आत्मा, और वो किसी न किसी को खींचकर मारने की कोशिश करती है। अब जो सुजीव मधु को अपना दोस्त समझ रहा था, उसकी दोस्त तो तभी खत्म हो गई थी जब उसकी मौत हुई। जीवन में जैसा स्वभाव होता है मरने के बाद प्रेत आत्मा का, वैसा स्वभाव कभी नहीं होता। और एक पनडुब्बा हमेशा डुबाकर मारने की कोशिश करता है या कहीं करती है। यहाँ सुजीव को भी मारने की कोशिश की थी। वो तो किस्मत थी कि उसकी भैंस ने उसे बचा लिया, जिस पर कोई यकीन ही नहीं कर पाया। एक भैंस जान बचा सकती है। भले ही जानवर जो हमारे करीब होते हैं, लेकिन वो भी समझते हैं मौत काफ़ी भयानक हो सकती थी सुजीव की, लेकिन उसने बचा लिया। इस तरह सुजीव के ज़िंदगी में एक ऐसी घटना घट गई जिसे वो कहानी की तरह आज भी सुनाते हैं अपने पोते को, और कहते हैं ये सच्ची घटना है जो मेरे साथ बीती थी। तो दोस्तों, अब आप बताइए आपको एक कहानी कैसी लगी, और क्या आप पर भूत प्रेत या चुड़ैल का साया तो नहीं? अगर है तो आप लाइक नहीं कर पाएंगे। कोशिश करके देखिए, आपकी उंगली चलेगी ही नहीं, अंगूठा चलेगा ही नहीं, आप लाइक नहीं कर पाओगे। आप पर भूत का साया हो सकता है, अगर चुड़ैल का साया है चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाओगे। वो चुड़ैल आपको सब्सक्राइब नहीं करने देगी। सब्सक्राइब करना, फिर देखना होता है या नहीं। अगर नहीं हुआ तो भाई चुड़ैल का साया आप पर हो सकता है। लड़ो, उससे जीतने की कोशिश करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आप जीत जाओगे। उन शक्तियों को हराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।